हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेयर स्टाइल पे मत चले जाना भाई, ठीक है ना? नया हेयर स्टाइल लिया है मैंने, ठीक है? उस पे मत चले जाना। तो ये बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था वैसे? लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था? ओम कहाँ तक करवाया था लास्ट क्लास में? मतलब शायद मुझे लगता है रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एचएम हो गया था क्या? हाँ सर, और उसके आगे 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे। उसके आगे 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोगों को अपनी पिक्चर ऑन रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और आप, मैंने म्यूट इस तरीके से कर रखा है आप लोगों को, बाय योर विल, जैसे ही आप चाहेंगे आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, ठीक है बेटा? तो चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और हाँ जी बेटा, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी खुशी, कोई भी बच्चा, क्योंकि अगर कहीं पे बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आए तो आपको जरूरी नहीं है कि आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखें, आप वीडियो ऑफ रख लीजिए, ठीक है ना? और मेनली ये था कि हम इंटरेक्ट कर पाए, आपको जैसे ही क्वेश्चन कुछ माइंड में आए तो आप पूछ पाए, ठीक है ना? तो एक बार खुशी, चलो तुमसे पूछ लेता हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पहली क्लास हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पहली क्लास हो आज? नो सर। हाँ जी, आप अगर कुछ मतलब जैसे रिप्लाई भी करना हो तो मैसेज के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स में, आपको पता है ये सब कुछ आता होगा, ठीक है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। और देखिए बेटा, यहाँ पे आप सभी के सामने ये स्क्रीन शेयर हो रही है, और ये स्क्रीन जो है कोई नोट्स नए नहीं है आप लोगों के लिए, और पहले भी आपको मैं इन नोट्स में से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लेंगे अगर नहीं किया है, ठीक है? जब पूछना हो तभी आप करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे अपने आप को। ओके अनन्या, ठीक है, नो इशू अनन्या। आई एम स्टार्टिंग वन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट। और देखो यहाँ पे अनन्या, जैसे आपकी पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि we are discussing one of the very first chapter of central tendency, very first chapter of the stats, which is called central tendency. और central tendency की अगर बात करें तो अनन्या, इट मीन्स कि आपका
in many a case, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, like the distribution of the height, weight, marks, profit, wage and so on, it has been noted that starting with rather low frequency, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है, ठीक है ना। मैं आगे चलता हूं और आगे की बात डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो देखो यहां से अनन्या देखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू, and the single value that represent the given set of observation is described as measure of central tendency or location or average। अनन्या यहाँ पे अगर बात करें बेटा, तो ये तो मैंने बुक की रीडिंग आपको पढ़ दी, लेकिन आप जानते ही हैं इससे तो बात बनने वाली नहीं है। तुमने कहा फिर, तो मैं बताता हूँ अनन्या, देखो जरा समझो बेटा, आपका अगर मैं अपने शब्दों में बात करूं तो सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोला मैंने, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको मैं एक सिंगल वर्ड में अगर बोलना चाहूं तो सिंगल वर्ड में तो मैं एक ही वर्ड में बोल सकता हूं, क्या बेटा जी, एवरेज। सिंगल वर्ड तो मैं एक ही बोल सकता हूं, क्या, आपका एवरेज। और मैंने इन बच्चों को बताया हुआ है, क्योंकि अनन्या टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, और तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो चैप्टर आपका करवा रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं आपका निकला है, सिर्फ मीन वाला पोर्शन निकला है, तो वो मैं करवा दूंगा, वी आर कमिटेड फॉर दैट, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो मैंने इन बच्चों को ये बताया, सिंगल वैल्यू which represent the whole data, single value which represent the whole data, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती हो, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती हो, कुछ और नहीं बल्कि क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी। मैं आपको बताता हूं, वैसे तो मैंने एग्जांपल कई बार लिया हुआ है, लेकिन पता नहीं इस सेशन में मुझे ये एग्जांपल बस यही एक बार बार माइंड में आया जा रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मुझे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बार बार यूज भी कर रहा हूं। हालांकि अगर मुझे कभी भी एवरेज को जस्टिफाई करना हो कि एवरेज का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मान लिया मैं कहता हूं अनन्या मैं आपसे ही बात करता हूं या आप सभी से बात करता हूं, मुझे एक बात बताओ कि ना, मैं इवन आई एम लुकिंग फॉर वन वेबकैम विच इज गुड इन क्वालिटी, मैं वेबकैम के लिए सर्च कर रहा हूँ। दिल्ली में जब से मार्केट्स खुली हैं, ऑलमोस्ट जितने भी दिन हुए हैं, वेबकैम अवेलेबल नहीं है बेटा, ठीक है ना, बहुत रेयरेस्ट है कि वेबकैम अवेलेबल हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं इस बात को अपने पर्पस के लिए यूज करता हूं। मुझे आप बताओ कि अगर मुझे वेबकैम खरीदना है, जिस वो मेरा पर्पस ये है, ऐसा नहीं कि मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, उससे कोई खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नोट्स है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ना मैं चाहता था कि एक कैमरा एंगल एक्स्ट्रा इसलिए हो कि जब मैं आपको कैलकुलेटर पे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊं तो मेरे पास हमेशा कैमरा एंगल रेडी हो आपको दिखाने के लिए, मुझे अरेंज ना करना पड़े। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मुझे एक वेबकैम खरीदना है तो मुझे कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आप बताओ। आपको सर कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, जब मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आप भी मत पूछो। मैंने आपसे पूछा कि भैया मुझे एक वेबकैम खरीदना है, वेबकैम में खर्चा कितना हो जाएगा, जरा मुझे बता दो, थोड़ा आइडिया दे दो। आप लोगों, आप यंग जनरेशन हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता होगा शायद। हाँ जी, काइंडली लेट मी नो, मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके आप मैसेज के थ्रू लिख सकते हैं। हर बात के लिए आपको अपने आप को अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फटाफट से बताएं बेटा, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, क्योंकि ध्यान रखना इसमें मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइव क्लास लेने का मतलब ही यही है कि आपको भी इन्वॉल्व करना, ठीक है ना।
प्लीज फटाफट से रिप्लाई करें एवरीवन। अनन्या बताओ जरा, अगर मेरे को एक वेबकैम खरीदना है कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? हाँ जी, बाकी बच्चे फटाफट से रिप्लाई करो भाई। कहां रह गए? खुशी, ओम, सार्थक। चलिए खुशी का जवाब आया जी, ओम का भी जवाब आया और अनन्या का भी जवाब आया। बिल्कुल बेटा जी, आप लोगों ने देख लो यहाँ पे, अगर ओम ने कहा 4500 to 5000, 5000 रफली, तो बेटा सही बताऊं तो वेबकैम ही। हाँ बिल्कुल बेटा जी, अब मेरी बात सुनो, सबने 4-5 हजार रुपए बोला है ना, तो बेटा एक बात आप बताओ कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो वेबकैम, सही बता रहा हूँ, कल एक जगह पे, एक दुकान पे, मैं कमला नगर था और जाना पड़ा, वही वेबकैम का पर्पस था मेरा। तो मैंने एक दुकान पे पूछा, स्पेशली सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट थे उनके पास। मैंने पूछा वेबकैम है? उन्होंने कहा है। लेडी बैठी हुई थी, जो उनके हस्बैंड थे, वो जो मेन ऑनर थे, जिनको सारा नॉलेज थी, वो थे नहीं। तो एक उन्होंने वेबकैम दिखा दिया, क्वांटम कंपनी का, 700 रुपए का। बात 700 की जगह 1700 भी खर्च कर दिया जाए, 7000 भी खर्च कर दिया जाए, लेकिन जो मेरा पर्पस है प्रोडक्ट वैसा ही आए ना, क्योंकि वापस देने के लिए तो मुझे वापस इतनी दूर जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई आपका 700 रुपए का भी, यानी कि मैंने इस एग्जांपल से सिर्फ इतना बोलना चाहे, 700 रुपए का भी वेबकैम आता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने फिर अमेजोन वगैरह पे देखा। अब मेरे को प्रोडक्ट ऐसा चाहिए कि मैं थोड़ा ट्रस्ट कर सकूं, और आजकल आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह में तो आप सबको पता है 15-15 दिन बाद तो डिलीवर करेंगे, फिर पता नहीं रिटर्न पॉलिसी क्या है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं चाहता था कि कोई पर्सन हो, हाथों हाथ देखूं जो मेरा पर्पस है, और मैं हाथों हाथ उसे खरीद लूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने अमेजोन पे ट्राई करा, तो एक उसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी आता है वेबकैम, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही कुछ नाम था। पता है कितने रुपए का था? 44,000 रुपए का। तो आपका वेबकैम 700 का भी आता है, वेबकैम 45,000 और उससे भी ज्यादा का आता है। लेकिन आपने जब जवाब दिया तो क्या जवाब दिया? 4,000, 5,000, या किसी ने 10,000। तो जब भी एक रेंज को, क्या बोला? जब भी एक रेंज को, जब भी एक रेंज को, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को आप एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसी सिंगल वैल्यू को दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, या सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। एग्रीड इस बात से? एक बहुत बड़े डेटा को, और मैं यहां पे आपको बताऊं, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये देखो, कहीं ना कहीं आपको ये जस्टिफाई भी करता हूं, देखो। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि अनन्या, एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है? मान लिया एक डेटा है, हाँ जी, मान लिया एक डेटा है और उस डेटा के में वैल्यू है, ठीक है ना, और मान लिया मैं x1, x2, x3 और ऐसे करते करते वो वैल्यूज है, ठीक है ना। अब देखो, सर्कल में होने से आपको ये भी समझ में आ रहा है, सुनो, सर्कल क्यों बनाया है? सर्कल में होने से आपको ये समझ में आ रहा है, ना तो वैल्यू इंक्रीजिंग है ना वैल्यू डिक्रीजिंग। आप समझ रहे हो बात को? ना ये वैल्यू इंक्रीजिंग है ना वैल्यू। सर्कल से एक बात ये समझ में आती है कि नहीं भाई, कोई पैटर्न नहीं है वैल्यूज का, कोई बड़ी भी हो सकती है और कोई छोटी भी। अब एक ऐसी वैल्यू, अब एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा के को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि कहीं ना कहीं इन डेटा की सारी वैल्यू, ये डेटा की जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, इन सब का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब जानते हो ना, झुकाव, इन सब का झुकाव किस तरफ हो? इस वैल्यू की तरफ हो, ठीक है ना, ये इसी वैल्यू के आसपास हो, और आपका
उस सिंगल वैल्यू को कुछ और नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी। और देखो यहाँ पे हर कोई बच्चा ध्यान दे, देखो लिखा भी है, सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पूरे के पूरे डेटा जो है, डेटा की सारी वैल्यू का इंक्लिनेशन, टेंडेंसी उनकी टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। आई होप आप समझ सकते हैं, यानी कि इन सभी वैल्यू का इंक्लिनेशन किस तरफ हो, इस तरफ हो। उसी को बेटा जी कुछ और नहीं बल्कि क्या कहा जाता है आपका, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। उम्मीद करूंगा अनन्या आपको क्लियर हुई होगी ये बात जो मैंने अभी सेंट्रल टेंडेंसी के रिगार्डिंग आपको बताई। आई होप क्लियर है बेटा ये बात, फटाफट से रिप्लाई करें। ओके अनन्या, अब आगे चलते हैं। और बेटा ये तो खैर चलो एक बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है ना। और हाँ जी, मैं आगे चलता हूं और देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, आज की क्लास में जो मैं करवा रहा हूं अनन्या, वो आपका सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और जरा देखिए, हाँ जी, हमने यहाँ पे ना मीन वाला पोर्शन करा है। मैं आज की क्लास में क्या करूंगा, आपका मीडियन करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा बेटा, मीडियन, ठीक है। अच्छा एक बार जरा फटाफट से बताओ मुझे, बाकी बच्चे रिप्लाई करेंगे कि मैंने आपका कितने पॉइंट लिखवाए हैं अभी रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप करवाया था लास्ट में, उसमें कितने पॉइंट्स लिखवाए ये बता दो, क्योंकि एग्जैक्ट इस समय मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने देखा भी नहीं कि पीछे क्लास में कितना करवाए, कितने पॉइंट्स लिखवाए हैं। 3-4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, कुछ और? चार, ठीक है। ओके विश्वास, तो अब जरा देखो, एक काम करते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके ओके खुश, ओके बेटा, ठीक है। चलिए तो अभी जरा देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है ना। और अनन्या आप जरा मुझे बताएं, आप मैथ्स बैकग्राउंड है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड? एक मिनट बेटा, अच्छा मैथ्स बैकग्राउंड है आप, ठीक है। देखो इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि एक दो पॉइंट हमें डिस्कस करने थे, तो मैं उस पे आता हूं। और क्योंकि अनन्या सिंस यू आर हैविंग द मैथ्स इन योर स्कूल लेवल, तो आप यू विल नॉट फाइंड द थिंग्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और जरा देखिए प्लीज, हाँ जी बेटा, एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो तो मैं लिख ही दूंगा फॉर्मूला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं एक नोट आपको लिखवाना चाहूंगा और वो नोट कुछ इस तरीके से है कि आपका weights are considered weights are considered weights are considered when all the observation weights are considered when all the observations
are not of equal importance. Weights are considered when all the observation are not of equal importance. आपने कहा सर मतलब, बताता हूं बेटा। और जरा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा, ठीक है ना, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं। जैसे आप लोगों ने बेटा अब पेपर, ये तो अगर आपके हो चुके होते सारे, ये दिक्कत नहीं आई होती, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अब तक तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होता। क्या डिक्लेयर हो रहा होता? रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होता, ठीक है ना। अब खैर क्या बोले, अनफॉर्चुनेटली ये तो हो नहीं पाया। मैं आपको बताऊं कि जैसे रिजल्ट की बात करते हैं तो बेटा जी मुझे खुद ध्यान है, जिस साल हमारा रिजल्ट आया था मैं था देहरादून के अंदर, और देहरादून में मैं अपने एक रिलेटिव्स के था। तो हुआ क्या कि आपका बस खाना खा रहे थे डिनर टेबल पे, एकदम से आज तक चैनल चल रहा था। आज तक चैनल पे नीचे से स्क्रॉल चल रहा था दैट CBSE 12th रिजल्ट is going to be declared by tomorrow. CBSE 12th result is going to be declared by tomorrow. ठीक है ना। अब भाई आपका जैसे ये देखा, बस खाना बेटा, उसके बाद तुम जानती हो कहाँ खाया जाता है, उसके बाद खाना कहाँ खाया जाता है भाई। अगले दिन हमने मेरे जो ताऊजी लगते थे उनसे मैंने बोला कि मैंने कहा भाई आप हमें सुबेरे बस में बिठा देना, और बस चलती थी देहरादून से सीधा दिल्ली। सुबेरे सुबेरे उन्होंने 6 बजे बिठाया और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम अपने घर पे। उसी दिन रिजल्ट आना था रात को। तो पहले बेटा जी 4G छोड़ो, 3G 2G तक भी कुछ नहीं होता था, नेट होता ही नहीं था। वो फोन, वो 1 2 3 वाले फोन होते थे। तो मैं आपको बताऊं, और वैसा भी नहीं था सिस्टम की मैसेज कर दो और रिजल्ट आ जाएगा आपके फोन पे, इस तरीके का भी कुछ भी नहीं था। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि यार चलो रात को ही देखेंगे, साइबर कैफे जाएंगे। साइबर कैफे में देखते थे पहले रिजल्ट। तो भाई हम पहुंच गए, मेरे एक कजन था साथ में, हम पहुंच गए और साइबर कैफे पे तो भीड़ लगी हुई थी पहले से, पर्चियों की लिस्ट थी, एक के बाद एक लिस्ट। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ना 10 बजे के करीब रिजल्ट आना था, 9:45 बजे एकदम से CBSE की साइट पे एक फ्लैश प्ले चलने लगा कि CBSE 12th रिजल्ट हैज बीन अपलोडेड। अब भाई एकदम से उसने बोला आपका जो साइबर कैफे वाला था, भाई आ गया आ गया आ गया आ गया। जैसे उस पे लिंक पे क्लिक करा, एकदम से एक बॉक्स बन के, विंडो बन के आ गई, रोल नंबर डालो, पासवर्ड डालो। पहले पासवर्ड था मांगते थे, अब पता नहीं। तो रोल नंबर डालो, पासवर्ड डालो, और आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। भाई साहब अब सबकी हालत खराब, जितने ही बच्चे थे। एक पेरेंट्स थे, वो अपनी डॉटर के साथ आए हुए थे। तो सबने, साइबर कैफे वाले ने कहा कि भाई पहले वो बच्चा बताए जिसका मतलब कि रिजल्ट अच्छा आएगा, कम से कम शगुन तो अच्छा हो। पहला ही पता चला रोल नंबर डाले और पहला ही रिजल्ट खराब। भाई उस लड़की का नंबर लिया गया और आपका डाला गया उस पे रोल नंबर पे, और उसका पासवर्ड डाला गया। जैसे ही एंटर मारा, एकदम से उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड सामने। बेटा पहले सब्जेक्ट में ही उस समय पे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2002 या 3 की, उस समय पे उसके पहले सब्जेक्ट में ही नंबर आए 100 में से 100, 100 में से 100। भाई सब सब बच्चे कह रहे क्या बात है भाई, तो पहले ही सब्जेक्ट में 100 में से 100। लेकिन एक था अभिषेक जैसा बच्चा, अभिषेक जैसा बच्चा था, उसने कहा कि अबे ये तो देख लो सब्जेक्ट कौन सा है। भाई सब सब्जेक्ट बराबर में देखा, कौन सा है? म्यूजिक। ओहो भाई साहब, वहां पे जो बच्चों ने हंसना शुरू किया, मतलब पेरेंट्स भी थोड़े बेचारे ह्यूमिलेट हो गए कि 100 में से 100 तो आए हैं बेटे के, लेकिन किस में आए हैं? 100, और सॉरी म्यूजिक में। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट और में उसके 96 आए। सब्जेक्ट सुन लो क्या था, फिजिकल एजुकेशन। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि इन सब्जेक्टों में अगर आपके 100 में से 100 आते हैं, 96 आते हैं, मुझे नहीं पता, खैर मेरे इन सब्जेक्टों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या वाकई में आपको इतना वैल्यूएबल लग रहा है?
एक होता है कि बच्चे के मैथ्स में 100 में से 100 आए हैं, इंग्लिश में 100 में से 100 आए हैं। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि हर बार कई बार चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। तो जब इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप जरा देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं कि ये वेटेड का यूज ही क्यों हुआ। तो जरा देखिए, अगर बात करी जाए, मान लिया कि एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है बेटा? फूड यूज हो रहा है, एग्रीड इस बात से? आपका क्लोथ यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? हेल्थ का खर्चा हो रहा है किसी फैमिली के अंदर। और किसी फैमिली के अंदर मान लिया, सपोज कर लो कि आपका खर्चा जो है वो आपका किसका, लिकर का भी खर्चा दे रखा है। किसका खर्चा दे रखा है? लिकर का भी खर्चा दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, फूड के अंदर मान लिया सपोज कर लो कि 10% का इन्फ्लेशन है, क्लोथ के अंदर आपका कितने का 15% का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हर चीज में, हेल्थ में भी मान लिया सपोज कर लो 12% का इन्फ्लेशन है, और लिकर के अंदर मान लिया सपोज कर लो 300% का इन्फ्लेशन है। तो आप अगर यहाँ पे नॉर्मल अर्थमेटिक मीन लगाओगे तो 10 प्लस 15 प्लस में 12 और प्लस में 300 और होल डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन सबको डिवाइड करो और जरा बताओ कितना आता है। आप लोग बताओ फटाफट से कितना आता है। 337 हो गया आई थिंक ये। 337/4 कितना आता है जल्दी से बताओ। मेरे पास अभी इस समय कैलकुलेटर है नहीं। हम्म, 84 पॉइंट समथिंग आएगा। 84 पॉइंट समथिंग आएगा। बच्चों ने भी जवाब दे दिया, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताओ अनन्या, आप जरा बताना मुझे कि क्या वाकई में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है? हाँ जी, फटाफट से बताओ अनन्या, और बाकी बच्चे ही बताएं, क्या वाकई में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है क्या? आई डोंट थिंक सो। एग्रीड इस बात से? तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू। यस बेटा, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। ये जो इस प्रोडक्ट में 300% का जो इन्फ्लेशन आ गया, इस वजह से हो रहा है सर। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि किसी भी फैमिली के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? पहले फूड, क्लोथ और हेल्थ होगा। अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फैमिलीज की तो बात भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे फॉरेन फैमिलीज में इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन फैमिलीज में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फूड, क्लोथ और हेल्थ को। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये अनड्यू, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, गवर्नमेंट इसको कोई कंसीडर नहीं करती, कितना भी इन्फ्लेशन कर सकती है इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये नेसेसिटी प्रोडक्ट है ही नहीं। तो गवर्नमेंट 300 छोड़ो 3000% भी कर सकती है इस पे इन्फ्लेशन। तो इसको अगर हम अपनी फैमिली के खर्चों में शामिल करें तो हम तो ये कहेंगे कि भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, इस तरीके की बातें करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जब चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती और अपना इफेक्ट ज्यादा दिखा रही है, तो ऐसे में हम क्या कंसीडर करते हैं कि आपका वेट्स कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बच्चों? वेट्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करा है इस बात को बता के कि भाई आपका जो एग्जाम्पल दिया वो भी, और जो आपका बात बोली वो भी, कि भाई आपका सारी चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। और कभी कभार ऐसा इसी वजह से हमें एवरेज किसके कंटेक्स्ट में चाहिए? इंपॉर्टेंट चीजों के कंटेक्स्ट में चाहिए। तो इसीलिए बेटा जी हम वहां पे क्या यूज करते हैं? वेटेड मीन यूज करते हैं। और वेटेड मीन की अगर बात करूं, हाँ जी, अगर वेटेड मीन की अगर मैं बात करूं तो आइए जरा अब मैं वेटेड मीन के फॉर्मूले डिस्कस करता हूं आपसे, ठीक है? और जरा देखिएगा प्लीज। मैं यहां पे लिख रहा हूं वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो बहुत छोटी सी बात है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। इसके अलावा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, तो अगर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो एंटी लॉग और सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है?
अनन्य सब सिखा दिया जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, ठीक है ना। हार्मोनिक मीन की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू बाय एक्स, ठीक है बेटा। तो आप जरा देखो, इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, लेकिन उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले मैं एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और जरा देखिए, हाँ जी बेटा, आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोला, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, आप सबको पता है, 1 2 3 4 5 6, कहां तक बेटा जी, आप n तक, एग्रीड इस बात से। तो अगर आपका ये नेचुरल नंबर है, हाँ जी, अगर ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए फिर कि सम जो होगा, आप पढ़ के आ चुके होंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला देख लीजिएगा, 1 + 2 + 3, यानी कि इस तरीके से। हो सकता है आप में इस बैच के अंदर कोई बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी हो, तो वह भी इसे थोड़ा सा क्रैमिंग के हिसाब से पढ़ेगा, रट लेगा, ठीक है ना। बाद में जब ये चैप्टर जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का लॉजिक डिस्कस होता है वहीं पे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। किसी और चैप्टर में किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का लॉजिक बनता नहीं है। तो यहाँ पे आप उसे एज इट इज फॉर्मूले के तौर पे याद रखेंगे, n × n+1/2, ठीक है बेटा। अच्छा, लेकिन अगर कल को अगर मैं बात करूं कि हाँ जी, अगर कल को आपका क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको बेटा जी 1² प्लस में 2² प्लस में 3² प्लस में 4² और इस तरीके से आपका n², तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे ही आपका अगर कभी क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर हो, अगर कभी क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर हो, 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस में 4 क्यूब, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जिनको पहले से आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो अभी एज इट इज इसे फॉर्मूले के तौर पे याद करेंगे। इसके लॉजिक पे इस समय नहीं जा सकते क्योंकि एक चैप्टर होता है और आप में से जो भी मैथ्स बैकग्राउंड है सब जानते हैं, और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो जान जाएंगे। एक चैप्टर होता है एपी एंड जीपी, वहां पे इनका लॉजिक डिस्कस होता है, ठीक है ना, वहां पे इनका लॉजिक डिस्कस होता है। तो वहीं पे इनका लॉजिक बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और जी, तो जरा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, और नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, जरा प्लीज देखिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिएगा बस। हाँ जी, जरा देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जरा फटाफट से आप लोग इसे करेंगे। और 1 2 3 4 5 6, कहां तक? n तक। और ये हो गया आपका W, तो W दे रखा है 1², 2², 3²,
4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और इस तरीके से n स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन देखते ही ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन जो है इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आपके सामने ही करेंगे बेटा, और अभी करेंगे। जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुकना बेटा, अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू करना होगा। बोलो क्लियर है बात? तो अगर मान लिया डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू करना होगा, देखो बेटा पेपर में करने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल अब इस समय आप समझ रहे हो, जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिख रहा है। बेटा मैं आपको बताऊं डब्ल्यू एक्स अगर करेंगे तो मेरा दिमाग चला कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही सोचना है पेपर में, बिना लिखे करना होता है पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर लिखने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो जरा देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। तो वो बेटा जी क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एक्स। मैं अभी लिख दूंगा लेकिन मैं अभी लिखना नहीं चाहता, क्योंकि यू नो द रीजन, पेपर आपका जो आएगा वो बेसिकली आपका बिना लिखने वाला पेपर करना होगा। सीधा क्वेश्चन को ऐसे सोच के, दिमाग में इमेजिन करके, दिमाग में चीजों को विजुअलाइज करके पेपर करना होगा। बाकी बच्चे जानते होंगे, लेकिन अनन्या जैसे आपने कहा कि आपकी पहली क्लास है तो हो सकता है आप ना जानते हो, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि पेपर के अंदर आपको रफ शीट्स नहीं मिलेंगी बेटा, ठीक है? ऐसे लिखने के लिए रफ शीट नहीं मिलेंगी, और मिलेगी एक पेज मिलेगा, ठीक है ना, पूरे 100 क्वेश्चनों के लिए, जो कि कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। तो अभी जरा देख लो कि जब मैं इनका टोटल करूंगा, आप सब जानते हैं जब मैं इसका टोटल करूंगा तो ये तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। और आपका अभी अभी हमने देखा था कि क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे ये तो ये आ गया, चलो ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, और आपका सिग्मा डब्ल्यू, बेटा सिग्मा डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका n इंटू एन प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है बेटा? तो आई थिंक आपको समझ में आई ये बात। तो अब जरा देखो क्या करते हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो वैसे अगर करना होगा तो अभी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की पहली क्लास भी है और थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ही हम, बाद में ये सब चीजें हम ओरली करने की आदत डालेंगे बेटा। ये तो फिर भी थोड़ा सा लिखने वाला है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं वो लिखने वाले नहीं होते, सिर्फ सोच के करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, पता है आपको 4 क्यों हुआ। फिर इसके बाद आपका n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय जो 6 था, वो 6 तुम सबको पता है कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। और फाइनली